चलिए, अब अपन पढ़ रहे थे सेक्शन नंबर 23, आगे आएगा सेक्शन नंबर 23 एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू होती है कि जिसको निकाला जाता है कि अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपने लेट आउट की है, अगर आप वो डीम टू बी लेट आउट भी है। ये डीम टू बी लेट आउट का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया कि क्या बोलते हैं, अगर आपने कोई भी 3 हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने होल्ड कर रखी है तो 2 हाउस प्रॉपर्टी आप उसको एग्जेम्प्ट मान सकते हो, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा दिया जाएगा। मगर तीसरी हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने ले रखी है, भले ही आपने उसको रेंट पे नहीं चला रखा हो, फिर भी माना जाएगा कि आपने उसको क्या चला रखा है, किराए पे चला रखा है, और वो आपकी इनकम मानी जाएगी और उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर रहे थे अपन क्या कि एनुअल वैल्यू निकालनी कैसे सर। एनुअल वैल्यू निकालने का सेक्शन नंबर 23 उसका प्रोविजन पूरी तरह से बताता है कि एनुअल वैल्यू निकालनी कैसे। ठीक है, तो अपन एलवन वैल्यू निकालने का मेरे लिए मैंने बताता हूँ कि 3 स्टेप है केवल। कैसे? सिंपल 3 स्टेप है एनुअल वैल्यू निकालने के। अब वो 3 स्टेप क्या क्या है? पहला स्टेप है, देखिए, स्टेप नंबर 1, टेक हायर ऑफ द फॉलोइंग, हायर ऑफ द फॉलोइंग। अब वो कौन कौन से हायर ऑफ द फॉलोइंग? म्यूनिसिपल वैल्यू, बी फेयर रेंट। इन दोनों में से जो भी हायर आता है वो आप पहले स्टेप में आप ले लीजिए। हायर ऑफ द फॉलोइंग यानी कि म्यूनिसिपल वैल्यू या फिर फेयर रेंट। म्यूनिसिपल वैल्यू होती क्या है? म्यूनिसिपल वैल्यू, चलिए इनका मतलब मैं आपको बाद में बताता हूँ, पर एक बार मैं समझा देता हूँ। इन दोनों में से आपको क्या ले लेना है? पहले आप जो भी हायर आता है, जैसे सपोज करिए अगर आपकी म्यूनिसिपल वैल्यू क्या आती है? 1 लाख आती है, ठीक है ना, 1 लाख आती है, और फेयर रेंट अगर आपका क्या आता है? 1,20,000 है। तो आप हायर, दोनों में से ज्यादा कौन सा है? 1,20,000, यानी स्टेप 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 1,20,000। ठीक है, तो स्टेप 1 हमने बताया क्या कि हायर ऑफ द फॉलोइंग, म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट में से जो भी ज्यादा निकल के आता है उसको आप पहले लिख लीजिए, उसको ले लीजिए, स्टेप 1 की आपकी वो वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, दूसरा स्टेप, कैलकुलेशन फॉर RER यानी रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कि अगर आप इसको किराए पे चलाते हो तो इतना अमाउंट तो आपको रिसीव हो ही जाएगा। ठीक है ना, इतना अमाउंट तो रिसीव कर लिया जाता है। तो उसको कैसे निकाला जाता है पता है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का तरीका है, टेक लोअर ऑफ द फॉलोइंग। जो भी इन दोनों में से क्या आएगा, कम आएगा ना, जो अपन नीचे लिखने वाले हैं, वो क्या होगा? आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। और वो क्या है? ए, जो आपकी स्टेप नंबर 1 में वैल्यू निकल कर आई, वो जो कि कितनी आई थी? 1,20,000, है ना, कि भाई इन दोनों में से जो भी हायर था वो अपन ने लिया था, और वो हायर वैल्यू यहाँ पर लिखी क्योंकि स्टेप नंबर 1 की वैल्यू। और बी स्टैंडर्ड रेंट, उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, और जो भी कम आता है वो आपका क्या माना जाएगा? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। सपोज मानिए स्टैंडर्ड रेंट अगर मेरा 90,000, क्या है? 90,000 है, तो मेरा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90,000। ठीक है, अब देखना, ये स्टेप है। अब लास्ट में, लास्ट थर्ड स्टेप क्या होगा? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को आप कंपेयर कर लीजिए, किससे? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को आप कंपेयर कर लीजिए आपके एक्चुअल रेंट से। स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 क्या है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को आप कंपेयर कीजिए अपने एक्चुअल रेंट से, और जो भी इन दोनों में से हायर निकल के आता है, जैसे सपोज करिए आपका एक्चुअल रेंट निकल के आया क्या, मैं इसको पता क्या बोलते हैं? एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट। अगर आपका अनरियलाइज, इसका मतलब अपन अगले प्रोविजन में सीखेंगे, पहले समझ लीजिए। जो भी अगर आपकी इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई? 80,000 निकल के आई। ठीक है, 80,000 निकल के आई। अगर आपके एक्चुअल रेंट कितना निकल के आता है? 80,000 भी निकल के आता है, जैसे सपोज मानिए। तो इन दोनों में से हायर कौन सा है? हायर कौन सा है? बड़ा कौन सा? 90,000। तो 90,000 आपकी क्या मानी जाएगी? एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या मानी जाएगी? GAV मानी जाएगी। तो GAV निकालने के 3 स्टेप। सेक्शन नंबर 23 कहता है कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी लेट आउट की है तो उसका निकालने के स्टेप्स है। ठीक है, कौन कौन से? स्टेप 1, टेक हायर ऑफ द फॉलोइंग। हायर ऑफ द फॉलोइंग कौन से? म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट में से जो भी निकल के आता है ज्यादा, उसको आप पहले ले लीजिए। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाला जाता है? क्या? देखिए, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट यानी टेक लोअर ऑफ द फॉलोइंग। जो भी आपकी स्टेप नंबर 1 में वैल्यू निकल के आई वो, और उसको कंपेयर कर लीजिए किससे? स्टैंडर्ड
रेंट से, और जो भी दोनों में से लोअर होगा वो आपकी स्टेप नंबर 2 निकल के आ जाएगा, यानी कि इसको बोलेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आया। फिर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को आप कंपेयर कर लीजिए किससे, आपके एक्चुअल रेंट से जितना आपने रिसीव्ड किया है, और जो भी उनमें से क्या है हाइयर है उसको आप ले लीजिए, वो आपकी क्या मानी जाएगी, जीएवी, जो कि इस केस में क्या था, ये हाइयर था, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, जीएवी बन जाएगी। आगे बात समझ में। अब पहले समझ लेते हैं इनके मतलब क्या है। सिंपल भाई, म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, म्युनिसिपल क्या होता है, जैसे नगर निगम या जेडीए वगैरह, इनमें आपने अगर वो प्रॉपर्टी आपकी रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, तो वहां पर उनकी वैल्यू क्या है, यानी कि उनकी वैल्यू, यानी कि अगर आप उसको किराए पे चलाते हो तो उनके हिसाब से इसका रेंट कितना होना चाहिए, वो लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब, ठीक है। फेयर रेंट क्या होता है भाई, फेयर रेंट यानी कि अगर जिस लोकेशन पे आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, सपोज मानिए आपकी प्रॉपर्टी अगर इस लोकेशन पे है, तो उस लोकेशन के अंदर अगर नॉर्मली कोई प्रॉपर्टी लेट आउट की जाती है तो उसका किराया कितना निकल के आता है, समझ रहे कि अगर सेम प्रॉपर्टी उस लोकेलिटी में अगर कहीं पे लेट आउट करी जाती है, जैसे सपोज करिए अगर आपका घर 3 BHK, ठीक है ना, अगर वही सेम 3 BHK उसी सेम लोकेलिटी में अगर आपका लेट आउट कर दिया जाता है तो उसका आप किराया कितना मिलता है, वो होता है हमारा क्या, फेयर रेंट, ठीक है। तो ये था। फिर आता है स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या आता है हमारा, स्टैंडर्ड रेंट का मतलब होता है कि इससे ज्यादा रेंट आप ले ही नहीं सकते। स्टैंडर्ड रेंट की हमको ये बताता है कि अगर आप किसी इस प्रॉपर्टी को, जो आपकी प्रॉपर्टी इसको किराया पे चलाते हो ना, किराए पे, तो इससे ज्यादा आप रेंट रिसीव नहीं कर सकते कहीं पे भी, ठीक है। ये एक एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, एक्ट में लिखा हुआ है कि इससे ज्यादा, अगर वो लिखा हुआ है इस प्रॉपर्टी के बारे में, अगर ऐसी प्रॉपर्टी आप लेट आउट करते हैं तो आप इससे ज्यादा रेंट रिसीव नहीं कर सकते इस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। फिर निकल के आता है एक्चुअल रेंट। भाई एक्चुअल रेंट का मतलब क्या, एक्चुअल रेंट जो आपने असल में आपने रिसीव किया। मान लीजिए स्टैंडर्ड आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, यानी इस प्रॉपर्टी को अगर आप किराए पे चलाते हो तो मिनिमम इतना तो रिसीव्ड हो जाएगा, इसका मतलब ये था, ठीक है ना। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना तो मिल ही जाएगा। क्या इनकम टैक्स बोलता है कि अगर आपको क्या इस प्रॉपर्टी को लेट आउट पे करते हो, लेट आउट पे चलाते हो, तो मिनिमम इतना पैसा तो रेंट का आपको मिल ही जाएगा। मगर सपोज करिए आप तो टैक्स बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए क्या दिखा दोगे, एक्चुअल रेंट कम दिखा दोगे कि भाई मैं तो 8,000 रुपए महीने या फिर 10,000 रुपए महीने पे चलाता हूँ। मगर रीजनेबल एक्सपेक्टेड इनकम टैक्स बोलता है कि वैसे अगर आप इस प्रॉपर्टी को किराए पे चलाते हो 15,000 मिनिमम मिल जाएगा इस प्रॉपर्टी का। तो आप तो यूं ही दिखाओगे ना कि भाई मैंने तो कम पे दे रखा हूं। आप तो आपके तो क्या, आपको यूं दिखा दोगे क्या आपने 5,000 पे दे रखा है। तो इनकम टैक्स तो बोलेगा भाई तू कर ले, तेरे को जो करना कर ले, हम तो मानेंगे जो भी तेरा हाइयर है ना, इन दोनों में से जो भी हाइयर है हम तो उसको लेंगे और उसके ऊपर क्या लगाएंगे, उसको जीएवी मान के उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में। चलिए तो यहाँ पे मेरी ये क्या हो गई, जीएवी हो गई। अब देखिए ये क्या निकल गया, जीएवी निकालने के आपको स्टेप समझ आ गए होंगे तीनों के तीनों। अब अपन करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये जीएवी निकल के आई अपनी, ठीक है। ये अभी मैंने सिर्फ आपको लेट आउट प्रॉपर्टी वाला केस समझाया था, ठीक है ना। जीएवी निकल के आई थी, जैसे अभी अपन के केस में कितनी निकल गई, 90,000 मान लेते हैं जीएवी, ठीक है। ये 90,000 इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल गई। इसमें से आप माइनस करते हैं क्या, म्युनिसिपल टैक्सेस जो आपने पेड कर दिए हैं, पेएबल नहीं, जो आपने सच में पे कर दिए ना, सिर्फ वही उसको माइनस कर सकते हो। ये सपोज करिए अगर आपने म्युनिसिपल टैक्स कितना 5,000 पेमेंट कर दिया, अगर क्या कर दिया 5,000 का पेमेंट कर दिया, तो आपकी नेट एनुअल वैल्यू निकल के कितनी आ गई, 85,000। कितनी, 85,000। आज बात समझ में। ये होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का, नेट एनुअल वैल्यू निकालने का तरीका। म्युनिसिपल टैक्स पेड होने चाहिए, मगर किसके द्वारा, टेनेंट के द्वारा या ओनर के द्वारा, ओनर के द्वारा। किसके द्वारा, अगर पेड किसने, टेनेंट ने किए तो उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है भाई। टेनेंट ने मतलब, अगर टेनेंट ने पे किया ना म्युनिसिपल टैक्स तो उसकी डिडक्शन आप नहीं ले सकते। म्युनिसिपल टैक्स किसके द्वारा पेड करना होना चाहिए, ओनर के द्वारा, ठीक है। टेनेंट के द्वारा नहीं, ओनर के द्वारा। बोलिए बात समझ आई, जी हाँ। चलिए जी, तो इससे निकल के आ जाती नेट एनुअल वैल्यू, है ना। अब समझना, नेट एनुअल वैल्यू निकल के आ गई। नेट एनुअल वैल्यू निकलने के बाद अपन इसमें से ले सकते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन, बोलिए कौन सी, 24। सेक्शन नंबर 24 यहीं पे बीच में आ जाता है कि आप कितनी डिडक्शन ले सकते हो। तो मैं आपको बता दूं भाई, डिडक्शन क्या होता है,
इस इनकम को कमाने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया, वो उसका पैसा आप कम करोगे, सिंपल सी बात है। मगर इनकम टैक्स बोलता है कि भाई हमको उससे मतलब नहीं है तू कितने ही बहाने लगा, तू कितने ही बहाने लगा। जैसे कि भाई मैंने इसको मेंटेनेंस चार्जेस, इसको प्रॉपर्टी को किराए पे चलाया और मैंने मेंटेनेंस चार्जेस पे करता हूँ, पार्किंग के चार्जेस मैं पे करता हूँ, ठीक है ना, और सिक्योरिटी के चार्जेस मैं पे करता हूँ। अरे हमको उससे मतलब नहीं है, तू इसको उसमें से माइनस नहीं कर सकता। तेरे को सिंपल सी बात बोल दी, क्या जितनी भी तेरी एनुअल वैल्यू निकल के आई ना, उसकी 30% तू क्या ले ले, डिडक्शन ले ले। सेक्शन नंबर 24 बोलता है कि 30% ऑफ एनएवी, एनएवी का 30% तू क्या ले ले, डिडक्शन ले ले। तो 85,000 का 30% कितना निकल के आता है, 25,500। इसकी क्या ले लो तुम, डिडक्शन ले लो। उससे हमको मतलब नहीं है कि तुमने उस पर खर्चा कितना किया, तुमने क्या किया, ये किया, वो मतलब हमको नहीं है भाई। हम तो क्या बोल दिए, तुम क्या 30% की डिडक्शन ले लो, भले फिर आपका खर्चा इससे कम हुआ हो ज्यादा हुआ, उससे भी मतलब नहीं है। क्या फ्लैट 30% की डिडक्शन आपको सेक्शन नंबर 24 में दी जाती है इनकम टैक्स एक्ट के, किसमें, हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करते वक्त। अगला एक और डिडक्शन मिलती है जिसको अपन बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन। मैं इसको बोलता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन भी बोल सकते हैं। देखिए कैसे, सपोज मानिए जो आपने घर किराए पे चलाया, अगर उस घर को बनाने के लिए या परचेज करने के लिए आपने क्या लिया था, लोन लिया था, क्या अगर उसको बनाने के लिए या फिर क्या खरीदने के लिए आपने कोई लोन लिया था और उसके ऊपर आपका क्या जाता है, इंटरेस्ट जाता है, तो आप उस इंटरेस्ट की भी क्या ले सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। उस इंटरेस्ट को भी इसमें से माइनस कर सकते हैं, आपकी जो भी नेट एनुअल वैल्यू निकल के आई उसमें से आप क्या कर सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं। सपोज मानिए मेरा इंटरेस्ट निकल के आता है 10,000 रुपये पूरे साल का, ठीक है ना, मान लेते हैं। तो मेरी नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी निकल के आई भाई, जरा करना, इनको माइनस करना। 85,000 में से ये जरा माइनस कर दिया, तो माइनस कर दो और 10,000 भी माइनस कर दिए, तो कितनी आई, 49,500 मेरी क्या निकल के आ गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये मेरी आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये कौन सा केस था, एलओपी यानी लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में। क्या था भाई, लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में हमने देख लिया कैसे निकाली जाती है जीएवी, और उसके ऊपर फिर माइनस कर दिए जाते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड, माइनस कर दिए जाते हैं, तो हमारी नेट एनुअल वैल्यू निकाली के आ जाती है, और उसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 हम माइनस कर देते हैं, जो कि कैसे निकाले जाते हैं, 30% ऑफ एनएवी और क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं, दोबारा एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं। सेक्शन नंबर 23 कहता है कि अगर आपने कोई भी लेट आउट प्रॉपर्टी करी है, लेट आउट कर रखी है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेट आउट की है, तो उसकी जीएवी कैसे निकाली जाती है, टेक हायर ऑफ द फॉलोइंग। स्टेप नंबर 1, टेक हायर ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन से, क्या म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट में से जो भी ज्यादा निकल के आता है उसको आप क्या ले लीजिए, पहले ले लीजिए, और फिर उसको कंपेयर कर लीजिए किससे, स्टैंडर्ड रेट से। स्टेप नंबर 2 बता रहा हूं, क्या उसको आप कंपेयर कर लीजिए किससे, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर कर लीजिए, और जो भी उसमें से क्या निकल के आता है, लोअर निकल के आ जाता है, तो उसको आप मान लीजिए क्या, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, कि भाई अगर मैंने इस प्रॉपर्टी को किराए पे चलाया होता तो इतना पैसा मेरे को रिसीव हो जाता। ठीक है, फिर अगर आपको एक्चुअल रेंट जो रिसीव्ड हुआ उससे कंपेयर कर लीजिए अपने किसको, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, जो स्टेप नंबर 2 में है। स्टेप नंबर 2 की वैल्यू रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर कर लीजिए आप, अपने एक्चुअल रेंट रिसीवेबल या रिसीव्ड से। ठीक है, फिर क्या ले लोगे, उन दोनों में से भी जो हायर निकल के आया उसको आप क्या मान लोगे, अपनी जीएवी मान लोगे। आ रही है बात समझ में, जी हाँ सर। देखिए फिर ये जीएवी आ जाती है, जीएवी में से आप क्या माइनस कर सकते हो, अपने म्युनिसिपल टैक्स पेड माइनस कर सकते हो। वो भी कैसे समझना, म्युनिसिपल टैक्स पेड करने की भी कंडीशन क्या है, वो पेड होने चाहिए। अगर वो आपके ड्यू है तो माइनस नहीं होंगे, जो जहां तक के पेड हुए हैं सिर्फ उतने ही माइनस होंगे। कि सर हमारे तो ऐसे तो 1 लाख भी, अरे पेड ही नहीं किए तो माइनस कैसे कर रहा तू, पेड जब तक पेड नहीं कर सकता तू कोई टैक्स पेड नहीं करता, उसका कोई डिडक्शन तू नहीं ले सकता भाई। ठीक है, सिंपल सी, तुम डिडक्शन उसकी नहीं ले सकते, तो जितने का पे कर दिया उतने की डिडक्शन ले लो। और क्या, म्युनिसिपल टैक्स अगर क्या टेनेंट ने, किराएदार ने पे किया तो उसकी डिडक्शन तुम नहीं ले सकते, उससे मतलब नहीं है, तुम पे करने चाहिए। तुम यूं नहीं बोल सकते भाई मेरे भी आप पे किराएदार ने पे कर दिया, नहीं भाई, तूने पे किया तो तू डिडक्शन लेगा, अदरवाइज तू उसकी डिडक्शन नहीं ले सकता, ऐसा इनकम टैक्स बोल देता है। ठीक है, तो फिर अपनी निकल के आ जाती है क्या, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू निकलने के बाद आप उसमें से क्या ले सकते हैं, 2 तरह की डिडक्शन ले सकते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ये 2 तरह की डिडक्शन बताता है, काहे की, एक तो बोलता है इनकम टैक्स बोल देता है कि अगर भाई तुमने भले मेंटेनेंस का खर्चा किया हो,
तुमने सिक्योरिटी चार्जेस किए हो, तुमने कोई पार्किंग चार्जेस के खर्चे किए हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मत बताइए बहाने। हम तो क्या बोल दिए तेरे को कि भाई तू तो एनएवी जितनी भी तेरी नेट एनुअल वैल्यू निकल गई उसके ऊपर फ्लैट 30% की क्या ले ले, डिडक्शन ले लो भाई, ठीक है। और दूसरी डिडक्शन तुमको बता दी क्या, जितनी भी तुमने अगर उसके लिए कोई लोन लिया था, उसके लिए कोई लोन लिया था और उस पर तुम क्या चुकाते हो, इंटरेस्ट चुकाते हो, काय के लिए लोन लिया था, या तो खरीदने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन लिया था, ठीक है। तो उसकी क्या ले लो, डिडक्शन ले लो। आ रही है बात समझ में? तो तुम्हारी क्या निकल के आ जाएगी लास्ट में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो ये था अपना सेक्शन नंबर 23 का पहला पार्ट, जिसमें अपन ने सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी की बात की। अब अपन बात करते हैं कि सर अगर लेट आउट प्रॉपर्टी ना हो और एसओपी हो तो मैंने तुमको बता ही दिया था एसओपी के केस में कौन सा प्रोविजन लगता है। एसओपी के केस में बोल दिया जाता है कि अगर तुम्हारे पास दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, क्या दो से ज्यादा अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यानी दो से ज्यादा प्रॉपर्टी तुमने ओन कर रखी है मगर उसको किराए पे भी नहीं चला रखा, तो भी बोल दिया जाता है इनकम टैक्स के द्वारा क्या, कि दो प्रॉपर्टी को तुम क्या मान लो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी, उसके ऊपर हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, मगर उसके अलावा जो तीसरी प्रॉपर्टी है ना उसको हम डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे, कि मान लेंगे तुमने उसको क्या चला दिया, किराए पे चला दिया, और उसको नोशनल बेसिस पे, नोशनल मतलब काल्पनिक बेसिस पे क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर लेंगे, और उससे तुमसे क्या ले लेंगे, टैक्स रिसीव्ड कर लेंगे। ये सपोज मानिए एक बंदा है मिस्टर ए, मिस्टर ए के पास कितनी, 3 हाउस प्रॉपर्टी है, 3 हाउस प्रॉपर्टी है, 2 हाउस प्रॉपर्टी वो किसके लिए, खुद के रेसिडेंस के लिए काम करता है, लेता है, काम में लेता है। 2 हाउस प्रॉपर्टी को क्या, खुद के रेसिडेंस, खुद रहता है उसमें, चाहे वो कैसे भी रहे उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। 2 हाउस प्रॉपर्टी, भले चलो ये मान लो एक हाउस प्रॉपर्टी में तो खुद रहता है और एक हाउस प्रॉपर्टी ऐसी ही पड़ी हुई है, ठीक है। एक हाउस प्रॉपर्टी क्या ऐसे ही रखी हुई है, उसको उसने किराए पे भी नहीं चला रखा, ना उसमें रहता है। एक हाउस प्रॉपर्टी में तो क्या रेसिडेंट पे रहता है, रेसिडेंस पे रहता है, खुद रहता है। इसमें ना तो वो खुद रहता है ना उसको लेट आउट कर रखा है, ना तो वो एलओपी है ना क्या खुद उसमें रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रहता है। मगर जो तीसरी हाउस प्रॉपर्टी है ना, ये 2 हाउस प्रॉपर्टी की बात होगी, मगर जो थर्ड वाली हाउस प्रॉपर्टी है वो भी उसने ना तो लेट आउट दे रखी है, ना तो वो लेट आउट प्रॉपर्टी उसकी, ना वो उसमें रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, ठीक है ना, ना तो वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है ना तो वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। तो इनकम टैक्स बोल देगा कि भाई कर लो कुछ भी, हम इसको क्या मान लेंगे, डीएलओपी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, डीएलओपी, यानी कि डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे। डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी यानी कि मानो तो ठीक, मानना पड़ेगा कि ये तुमने क्या कर रखी है, रेंट पर चला रखी है और तुम इससे क्या कमाते हो, इनकम कमाते हो, और हम उसको कर लेंगे टैक्सेबल। बोले सर फिर हम इसकी रेंट इनकम कौन निकालेगा, रेंट इनकम निकालेंगे वो अपन ने पढ़ा था, याद है क्या, रेंट इनकम में अभी अपने पढ़ा था कि टेक हायर ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा पहला स्टेप था, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो भी लोअर हायर निकल के आया उसको ले लो और फिर उसको कंपेयर कर लो किससे, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर कर लो, है ना। तो इसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर कर लो, उसमें से भी दोनों में जो लोअर आएगा वो उसका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आएगा। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो इसका निकल के आता है ना, वो इसकी क्या बन जाती है, जीएवी बन जाती है। तो इसकी जीएवी क्या बनती है, जो इसका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आएगा वो इसकी जीएवी मान ली जाएगी और उसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, टैक्स लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, कैसे, डीम्ड बेसिस पे, नोशनल बेसिस पे, काल्पनिक बेसिस पे, और इसको क्या माना जाएगा, डीम टू बी लेट आउट, कि मानो तो ठीक, मानना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी क्या है, आपने लेट आउट कर रखी है। बात समझ आ गई यहां तक? चलिए जी आगे एक चीज और, अगर ये हाउस प्रॉपर्टी है तो सर इन हाउस प्रॉपर्टी का क्या करना है, इन हाउस प्रॉपर्टी करना भाई, इसकी जीएवी तो क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी, इसकी जीएवी क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी, यानी इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। याद है अपन ने चार्ट बनाया था कि जीएवी एसओपी के केस में 2 हाउस प्रॉपर्टी की जीएवी क्या ली जा सकती है, नील ली जा सकती है। आ रही बात समझ में, ठीक है।